हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं एंड संभावना रहती है प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा समाजशास्त्र से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जेआईसी एग्जाम के लिए जीएस समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं के नोट्स चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये लगभग समाजशास्त्र से संबंधित जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में ये आपके टॉपिक्स रहते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मूलभूत अवधारणाएं हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे समाजशास्त्र के, जो कि रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो इसमें आपको थिंकर्स के भी मिल जाएंगे। इसमें साथ में इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 25 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के अब कराए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया? ऑप्शंस देख लीजिए। फूको है यहाँ पर, डेनियल बेल दिए गए हैं, एंथोनी गिडेंस हैं और मिशेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है? फूको, डेनियल बेल, एंथोनी गिडेंस, मिशेल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर फूको होगा। ठीक है, फूको हो जाएगा। राइट आंसर फूको हो जाएगा। फूको की बुक्स की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट से अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हो जाएगी, ये एक इनकी पुस्तक है। इसके अलावा द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक हो जाएगी, इसे आप याद रखेंगे। द ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स हो जाएगी। ठीक है, एक ये बुक्स पुस्तक है। और इसके अलावा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये हो जाएगी। डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश, ये आप याद रखेंगे, ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नई बुक्स अब ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारी इनकी है। मैग्नेस एंड सिविलाइजेशन, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिश। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं कौन कौन से अधिनियम है। बाल विवाह विरोध अधिनियम, स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम, हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम, सहमति की आयु अधिनियम और बंगाल सती विनियमन अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। पहला अगर हम बात करें बाल विवाह विरोध अधिनियम की, तो बाल विवाह विरोध अधिनियम ये कब आता है? 2006 में।
ठीक है। बाल विवाह विरोध अधिनियम 2006 हो जाएगा। इसके अलावा स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम की बात करें तो ये आपका 1870 हो जाएगा, 1870। हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये आपका 1930 में आएगा, 1930 हो जाएगा हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम। सहमति के आयु अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये 1949 हो जाएगा। और बंगाल सती विनियमन अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये आपका 1968 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सही क्रम में लगाना है। तो आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पर आपका हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम आपका ये 1930 है। फिर इसके अलावा आपका ये सहमति के आयु अधिनियम आपका हो जाएगा 1891 में आया था, ठीक है? 1891 में आया था। और बंगाल सती विनियमन अधिनियम आपका 1829 में आया था, ठीक है? इसे ठीक कर लें। यहाँ पर क्या होगा आपका? सबसे पहला आपका आएगा 1829, फिर आपका 1870 आएगा, ठीक है। 1829 का आपका बंगाल सती विनियमन अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। फिर इसके अलावा आपका आएगा 1891 का सहमति की आयु अधिनियम, और फिर आएगा आपका हिंदू विद्या प्राप्ति अधिनियम 1930, और फिर लास्ट में आपका बाल विवाह विरोध अधिनियम 2006 आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सही क्रम में लगाने को बोला गया है, और इस तरह से इनमें से कोई एक भी देकर पूछा जा सकता है कि ये कब आया था, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते देखते हैं। एक शोध परियोजना की निम्न शोध गतिविधियों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर 5 दिए गए हैं। प्रतिवेदन का लेखन है, शोध समस्या का सूत्रीकरण है, साक्षात्कार अनुसूची का क्रियान्वयन है, प्रतिदर्श का चयन और आंकड़ों का सारणयन यहाँ पर दिया गया है। सही क्रम में यहाँ पर लगाना है। अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले क्या आएगी आपका? समस्या का चयन करते हैं तो यहाँ पर शोध समस्या का सूत्रीकरण हो जाएगा आपका। फिर आपका आएगा प्रतिदर्श का चयन करेंगे हम। फिर आपका साक्षात्कार अनुसूची का क्रियान्वयन, फिर आएगा आंकड़ों का सारणयन, और फिर लास्ट में आपका क्या आएगा? रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाई जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, संकर सारणयन है, कोडिंग है, सीमांत है, जोड़ यहाँ पर दिया गया है। सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाई जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सही आपका होगा सीमांत, ठीक है। सीमांत होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्थिरीकरण पर लिखी गई निम्न समाजशास्त्री रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पुस्तकें आप देखिए, यहाँ पर स्ट्रैटिफिकेशन से संबंधित सारी पुस्तकें हैं। और सबसे पहले स्ट्रैटिफिकेशन की व्यवस्थित तरीके से जो बात है वो किसके द्वारा की गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पहला यहाँ पर है सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन है पीटर सैंडर्स की। सोशल क्लास इन अमेरिका एल वार्नर है। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस है एल पोलेजान्स की। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डेहरनड्रॉफ की दी गई है। इसे सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन पीटर सैंडर्स की आपकी आती है 1989 में, ठीक है। 1989 में आती है। फिर सेकंड है सोशल क्लास इन अमेरिका, ये वार्नर की पुस्तक है, ये आपकी आती है 1949 में। और फिर आती है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, ये आपकी 1968 हो जाएगी। और फिर ये आपकी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेहरनड्रॉफ की, जो कि 1959 में आती है। उस हिसाब से यहाँ पर आपका सही जो विकल्प होगा वो क्या होगा? यहाँ पर आपका 1949 वार्नर की पहले आएगी, फिर इसके अलावा आपकी आएगी डेहरनड्रॉफ की क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959, फिर आपकी आएगी 1968 की पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास एंड पोलेजान्स की पुस्तक, और फिर पीटर सैंडर्स की लास्ट में आएगी सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। ये यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी आपको यहाँ पर नए प्रश्न देख रहे हैं, नई पुस्तकें देख रहे हैं, इन सभी को आपको ध्यान से याद करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण द्वारा कौन सी जोखिमों का निर्माण होता है? 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सामूहिक विध्वंस के हथियारों का प्रसार, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपदा, चौथा है आतंकवाद। वैश्वीकरण द्वारा कौन से जोखिमों का निर्माण होता है? अच्छा, वैश्वीकरण के जनक कौन है? भूमंडलीकरण की अवधारणा के जनक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मीन्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सेकंड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन डी। विकल्प डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती हैं। जीएस मिल, हेरोड गॉर्फिंकल, शेलियर माचर, रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपका सही होगा शेलियन मार्चर। ठीक है, शेलियन मार्चर होगा सी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, पारदर्शिता को बढ़ाना, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, सरकारी बजट प्राप्ति की सूचना को प्रकट करना। ठीक है, ये इससे जुड़ जाएगा। सेवा वितरण की अगर हम बात करें तो नागरिकों की सरकार से संवाद के लिए परिवहन से संबंध लागत में कमी। ठीक है, ये इससे संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा लोगों का सशक्तिकरण कैसे होगा, यहाँ पर देखिए इससे संबंधित क्या होगा, सरकारी सेवाओं प्राप्त करने के लिए वंचित समुदायों को नए चैनल उपलब्ध करवाना, ये यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को घटाना, प्रक्रियाओं को ऑनलाइन रखना जिससे लेन देन को आसानी से मॉनिटर किया जा सके। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, सुस्पष्ट उपभोग, लोकप्रिय संस्कृति, पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र दिया गया है। फिर सफेद पोश अपराध है, अवधारणा एक तरफ है। इससे संबंधित लेखक कौन से हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुस्पष्ट उपभोग की बात करें तो यहाँ पर ये वेबलन का हो जाएगा। ठीक है, वेबलन का हो जाएगा। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है इन्हें। विलासी वर्ग की अवधारणा दी है। लोकप्रिय संस्कृति की बात करें तो ये इयान चैम्बर्स का हो जाएगा। पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये किससे जुड़ जाएगा, शुम्पिटर से। ठीक है, जोसेफ शुम्पिटर से जुड़ जाएगा। सफेद पोश अपराध की अगर हम बात करें तो ये आपका व्हाइट कॉलर क्राइम की जो बात है वो सदरलैंड के द्वारा की गई थी, ये इनका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, आपका विकल्प सी राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। चार यहाँ पर दिए गए हैं, उपयुक्तता, स्पष्टता, परिमाणता और तुलनात्मकता, लचीलापन यहाँ पर दिया गया है। एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में कौन से गुण होने चाहिए, उपयुक्तता, स्पष्टता और परिमाणता और तुलनात्मकता होगा ऑप्शन ए। विकल्प ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एंटी पॉलिटिक्स मशीन जो पदबंध है उसका प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है। एंटी पॉलिटिक्स मशीन ये किससे जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित कौन है, रॉबर्ट चैम्बर्स, जेम्स फर्गुसन, कीथ हॉट, थॉमस बी हैंसन यहाँ पर दिया गया है। एंटी पॉलिटिक्स मशीन यह किससे संबंधित है, जेम्स फर्गुसन से है। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर जेम्स फर्गुसन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, टोटेमवाद एक विश्वास है, यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आत्मा और शक्ति से निहित वस्तु। और टोटेमवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, दुर्खीम के द्वारा दी गई है टोटेमवाद की अवधारणा। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है ये। ठीक है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया गया था दुर्खीम के द्वारा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दुर्खीम से पहले जितने भी धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए थे, चाहे वह आत्मावाद का टाइलर का सिद्धांत हो, प्रकृतिवाद का मैक्स मूलर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वो किसे बताया था, टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर दुर्खीम का अध्ययन रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार कहलाते हैं प्रत्यक्ष प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकार, अप्रकार या फिर सुकारी सुक्रिय यहाँ पर दिया गया है। मर्टन के द्वारा जो अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार है उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष प्रकार कहा जाता है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से किस के कारण यांत्रिक एकता साविवी एकता में परिवर्तित हो जाती है। गत्यात्मक घनत्व है, जनसंख्यात्मक घनत्व है, स्थिर घनत्व है और अस्थिर घनत्व यहाँ पर दिया गया है।
इनमें से किस कारण यांत्रिक एकता सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? यांत्रिक सावयवी एकता की बात दुर्खिम के द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्या होगा आपका? गत्यात्मक घनत्व होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सही तरह से व्यवस्थित करना है। नव उदार, मिश्रित है, आदिम और उपनिवेशीय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? पहले आदिम आएगा आपका, फिर उपनिवेशीय, फिर आएगा मिश्रित और फिर नव उदार आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अभी देखिए कार्ल मार्क्स का प्रश्न है। कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्थाओं के रूप में की है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर पहले क्या आएगा आपका? जनजातीय, फिर प्राचीन और सामंती आएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। संरचना के दो प्रकार, अधो और अधिसंरचना की बात की थी। अधोसंरचना में उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धति, उत्पादन संबंधों की बात करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अधिसंरचना की, तो इसमें ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, इन सभी को ये अधिसंरचना में रखते हैं। और इनका कहना था अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना में परिवर्तन अधिसंरचना या समस्त समाज में परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है, तो इन बातों को याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट इस तरह से पूछा जा सकता है और ये पूछा जाता भी है कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये किसके द्वारा कहा गया है? वर्ग को, ठीक है, क्लास को यानी आर्थिक आधार पर परिभाषित करने वाले कार्ल मार्क्स ही हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण यहाँ पर इनमें से कौन सा है? विकल्प ए है सिद्धांत को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है। विकल्प बी सिद्धांत को सर्वदा कतिपय अस्थायी स्वरूप माना जाता है। विकल्प सी सिद्धांत एक परिकल्पना मात्र है। या फिर विकल्प डी सिद्धांत तथ्यों की एक व्याख्या है। आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का इनमें से कौन सा प्रमुख लक्षण है? यहाँ पर होगा सिद्धांत को सर्वदा कतिपय अस्थायी स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पर देखिए भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति, भाषा है। यह कथन किसका है? योगेंद्र सिंह, टी.एन. मदान, टी.के. उमेन, आंद्रे बेते यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार हैं, धर्म, जाति, जनजाति और भाषा। ये किसके द्वारा बताए गए हैं? धर्म, जाति, जनजाति, भाषा, ये 4 भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण आधार इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? टी.के. उमेन, ठीक है, टी.के. उमेन के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं भारत ने दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है। इनमें से किससे? ऑप्शन देखिए महत्व पंजीकरण प्रणाली से, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से, प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से या फिर जनगणना से। यहाँ पर आपका सही होगा प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? चुनाव प्रक्रिया, दूसरे को प्रतिबंधित करना, सामूहिक चेतना या फिर श्रम का विभाजन। दुर्खिम के समाजीकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण अवधारणा है? यहाँ पर आपका सही होगा सामूहिक चेतना। ठीक है, सामूहिक चेतना सी यहाँ पर राइट होगा। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, निर्जातीयता, लिंग, निशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए अंतर्नुभागिता, आरोपण, मेधातंत्र, गतिशीलता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अंतर्नुभागिता होगा। विकल्प ए यहाँ पर आपका राइट होगा। किसने ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है का विचार प्रस्तुत किया? C.H. कार, मैक्स वेबर, टॉयनमी, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में समानीकरण को भी संभव करता है, यह विचार किसका है? वेबर का है। ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बनी सर्वेक्षण रूपरेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा इसे?
अलग अलग समय बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आंकड़ों के संग्रहण के लिए बने सर्वेक्षण रूपरेखा को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा दी? निर्धनता की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति की अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है। ठीक है, ऑस्कर लेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस समाज के समाजों को दर्शाता है? उपलब्धि, स्व अनुशासन और व्यक्तिवाद जो कार्य उन्मुखता में सहायक हो वह किस प्रकार के समाजों को दर्शाता है? छोटे समाज, लोक समाज, उन्नत समाज और कृषक समाज। लोक समाज और कृषक समाज, ये अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। इसके अलावा इन्होंने लोक संस्कृति की अवधारणा भी दे रखी है। लोक संस्कृति, ठीक है, लोक संस्कृति, लघु समुदाय, लघु समुदाय, ये कॉन्सेप्ट भी इनका हो जाएगा। लघु समुदाय हो जाएगा, लघु व वृहद परंपरा। ठीक है, लघु परंपरा व वृहद परंपरा की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके हो जाएंगे, रॉबर्ट आपके रेडफील्ड के हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सही क्या होगा? उन्नत समाज होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।